नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। दो सवाल हैं। पहला, रामचरितमानस में जो लिखा गया, जिस संदर्भ में लिखा गया और जैसे लिखा गया, क्या उसकी आज के वक्त में समीक्षा या आलोचना हो सकती है? और दूसरा, बिहार में राजद जदयू के महागठबंधन की नीतीश कुमार सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? आम दिन होते तो आप इन दोनों सवालों को साथ सुनकर परेशान हो जाते कि इतनी भिन्न चीज़ों में संबंध कैसे खोजा जा सकता है। लेकिन जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां कवि भी नहीं पहुंच पाते वहीं पहुंचते हैं नेता। महाकाव्य और महागठबंधन की बात एक सुर में हम नहीं नेता कर रहे हैं। यकीन नहीं आता तो आप बयानों का ये सिलसिला सुनिए। पहला बयान, सरकार है कि बिहार में ईमानदारी है, न्याय का शासन है। नहीं, ये लूट का मॉडल है बिहार में। इस तरह से डिजाइन किया गया है पूरे लूट तंत्र को कि बिहार की पुलिस भी जांच करने में फेल कर जाएगी। जांच के दीजिएगा तो नहीं पकड़ पाएगी पुलिस इस तरीके से। इसलिए कि तमाम जो गड़बड़ी है वह सत्ता संरक्षित है, और जब सत्ता संरक्षित हो तो उसको आप नहीं पकड़ सकते। ये हालत बिहार की। ये है राजद विधायक सुधाकर सिंह, जो अपने ही गठबंधन की सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। अब इन्हें नोटिस भी जारी किया जा चुका है। आप पूछ सकते हैं कि भैया मानस की बात यहां कहां से आ गई? तब आपको कुछ दिन पीछे जाकर बिहार से आए बयान सुनने पड़ेंगे। 12 जनवरी का ये बयान सुनिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने एक सप्ताह पहले बयान दिया कि राम का मंदिर जिस जमीन पर बन रहा है वह नफरत की भूमि है। और एक सप्ताह बाद उन्हीं के मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि रामचरितमानस नफरत पैदा करता है। तो क्या ऐसे शिक्षा मंत्री को अपने पद पर बने रहने की आवश्यकता है? क्या नीतीश जी उनको बर्खास्त करेंगे? मैं तो बिहार के कॉलेज के छात्रों नौजवानों से अपील करूंगा कि ऐसे मंत्री को किसी भी कॉलेज में घुसने मत दीजिए। ये चंद्रशेखर जहाँ जाए उसको काला झंडा दिखाइए, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। ये तो सुशील मोदी राज्यसभा में बिहार से भाजपा सांसद और एक वक्त में नीतीश कुमार के दोस्त बताए जाते थे, कह रहे हैं कि नीतीश अपने मंत्री को बर्खास्त करेंगे क्या? इस पर जदयू का क्या कहना है, अब ये सुनिए। रामचरितमानस को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, बोल चुके हैं सर। जेडीयू का राम के दिन रोज आदमी जेडीयू चाहती है कि आरजेडी के लोग इस पर सफाई दें या कोई कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। आप जाके बात कर लीजिए। कल बता चुके हैं, मेरा स्टैंड हम बताएंगे कि सारी पार्टियों का जिम्मा हम थोड़ी लेंगे। कोई कार्रवाई होनी चाहिए क्या? ऐसे हम तो हमारे चाहने से क्या होता है? आप चाहिए, आप गठबंधन में है। नहीं, गठबंधन का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम उस पार्टी का नियंत्रण कर रहे हैं। उस पार्टी का नेतृत्व है, वो पार्टी अपना नेतृत्व करेगा। आपको लगता है हिंदू समाज की हम सभी भावना का, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये थे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मुंगेर से सांसद हैं और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सभी धर्मों के सम्मान की बात की, लेकिन ये भी कहा कि ये तो आरजेडी के नेतृत्व को तय करना है कि मामले में क्या होना चाहिए। ये बात थी 15 जनवरी की। 17 जनवरी को आरजेडी के मुखिया और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कुछ कहा था, आप वो सुनिए। देखिए, हम उनके बातों का जवाब हम नहीं देना चाहते हैं। ये सब कोई एजेंडा नहीं है, बेकार की बातें हैं। और ये सब कितना दिन तक आप लोग एक ही बात को लेकर के खींचते रहिएगा भाई? ये कोई एजेंडा है क्या? इसी रोज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हर धर्म के सम्मान की बात कर दी थी। चीजों पर कोई विवाद नहीं करना चाहिए। और आप जानते हैं कुछ भी नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों का व्यू है, कोई भी धर्म को मानने वाला हो उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वो सब लोग जिस ढंग से भी धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पालन करें। सबको इज्जत मिलनी चाहिए, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिसको जो अपना मन करे वो करे, वही पूजा करे, लेकिन इन सब चीजों पर कोई चीज नहीं करना चाहिए। हमने तो पहले ही समझा दिया, तो अभी तो डिप्टी सीएम ने भी कह दिया, इसलिए वो सब कोई बात। इतने बयानों से आपको यह समझ आ ही गया होगा कि बिहार में सियासत गर्म है और बात सिर्फ रामचरितमानस की नहीं रह गई है। आप अगर वाकई समझना चाहते हैं तो आज का दी ललन टॉप शो पूरा देखना होगा आपको। खटपट और विवाद की शुरुआत एक बयान से हुई। दरअसल बीते दिनों आरजेडी कोटे से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पटना में नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यानी कॉन्वोकेशन में बोलते हुए रामचरितमानस की एक चौपाई पर प्रश्न उठाए। पहले आप उनकी बात सुन लीजिए। जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा।
उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि वरण में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। शिक्षा मंत्री ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रची रामचरितमानस की 2 चौपाइयों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद देश भर में विवाद होने लगे। विपक्षी होने के नाते अपने हिंदुत्व पॉलिटिक्स की लाइन पर बीजेपी ने मुखर होकर विरोध भी किया। साधु संतों के भी बयान आने लगे। किसी ने निंदा की तो किसी ने शिक्षा मंत्री की जीभ काटने वाले को ही इनाम देने का ऐलान कर दिया। अब यहां से हमारे सामने 2 सवाल आते हैं। पहला ये कि क्या रामचरितमानस में ऐसा कुछ लिखा है जैसा मंत्री महोदय ने कहा, और दूसरा ये कि अगर लिखा है तो क्या उसका संदर्भ वही है जो बिहार के शिक्षा मंत्री दे रहे थे। जाहिर है ये दोनों ही बातें जानने के लिए हमें विद्वानों से संपर्क करना था और हमने ऐसा किया भी। आपको इनकी बात सुनाएं उससे पहले रामचरितमानस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। अवधी भाषा में लिखे रामचरितमानस को वाल्मीकि रामायण से प्रेरित माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने उसे जनभाषा में लिखा, जिसके बाद हिंदी पट्टी के राज्यों में रामायण की ही तरह रामचरितमानस को भी पूजा जाने लगा। गांव देहात में बाकायदा 2 दिन रामायण का पाठ होता है, जिसमें रामचरितमानस की सभी चौपाइयां छंद, दोहे और सोरठा पढ़े या गाए जाते हैं। रामचरितमानस में कुल 7 अध्याय हैं, जिन्हें अलग अलग कांड के नाम से जाना जाता है। पहला है बाल कांड, जिसमें भगवान राम के बचपन की लीलाओं की गाथा है, उसका वर्णन है। दूसरा है अयोध्या कांड, जिसमें दशरथ पुत्र राम के राज्याभिषेक के बारे में बताया गया है। तीसरा अरण्य कांड, जिसमें भगवान राम के वनवास यात्रा की शुरुआत होती है। चौथा किष्किंधा कांड, जिसमें सुग्रीव से मुलाकात होती है। 5वां सुंदर कांड सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, जिसमें हनुमान जी से मुलाकात होती है और उनकी गाथाएं हैं। हनुमान जी की स्तुति के लिए इसका पाठ अलग से भी किया जाता है। छठा है लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी आप कहते हैं। रावण से युद्ध का जिक्र इसी अध्याय में मिलता है। 7वां है उत्तरकांड, जिसमें राजा राम के अयोध्या वापस आने का वर्णन है। तुलसीदास ने सारी कहानी चौपाई, दोहा, छंद और सोरठा के माध्यम से सुनाई। रामचरितमानस की जिन लाइनों में 16 मात्राएं आती हैं, उन्हें कहा जाता है चौपाई। मात्राओं से मतलब शब्द और मात्रा दोनों से होता है, गिन सकते हैं। 16 जब होती है तब चौपाई। चौपाई 2 लाइन की होती है। मानस में कुल 4608 चौपाइयां मानी गई हैं। दोहे में 2 पद ऊपर और 2 पद नीचे होते हैं। पहले पद में 11 मात्राएं और दूसरे में 13 मात्राएं होती हैं। दोहों की संख्या 1074 है। जो सोरठा है उनकी पहली लाइन के पहले पद में 13 मात्राएं होती हैं और फिर दूसरे पद में 11 मात्राएं होती हैं। माने हुआ दोहों से ठीक उलट। इनकी संख्या है 207। अवधी भाषा से अलग जो लाइनें संस्कृत में लिखी हैं, उन्हें कहा जाता है छंद। कुल 86 छंद रामचरितमानस में है। जी हाँ, तुलसीदास संस्कृत के भी जानकार थे। उन्होंने सारे ही कांडों की शुरुआत में छंद लिखे हैं। संस्कृत का जो ज्ञाता ही लिख सकता है, ऐसा मत है। एक ब्रीफ जानकारी हमने आपको रामचरितमानस की अब तक के दे दी है। आपका बेसिक आ गया। अब उन 2 चौपाइयों पर आते हैं जिन पर बिहार के शिक्षा मंत्री को आपत्ति है। पहला है अधम जाति में विद्या पाएं, भयहु जथा अहि दूध पियाएं। ये उत्तरकांड की चौपाई है, जिसका जिक्र मंत्री जी भी कर रहे थे। मगर क्या इसका संदर्भ वही है जो उन्होंने कहा? पहली बात तो यह है कि शिक्षा मंत्री ने आधी ही चौपाई पढ़ी। पूरी चौपाई कुछ इस तरह से है। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ, अधम जाति में विद्या पाएं, भयहु जथा अहि दूध पियाएं। इसकी संदर्भ सहित व्याख्या के लिए हमने कथावाचक अखिलेश शांडिल्य से संपर्क किया। उन्होंने जो हमें समझाया, इसके बारे में आपको ध्यान से सुनना चाहिए। वो कॉन्टेक्स्ट भी आपको बताएंगे, वो आपको मतलब भी बताएंगे कि क्या है। ये जो है आत्मकथ्य है काकभुसुंडी का। काकभुसुंडी है कौवे के फार्म में, कौवे के रूप में है वो। श्राप बस वो कौवे के रूप में हो गए थे। तो गरुड़ उनके वहां पहुंचे हैं कथा सुनने के लिए। तो उसी जगह वार्तालाप के क्रम में जरा अपनी जीवनी कुछ बताइए, गरुड़ पूछते हैं कि आप अपनी बाबत कुछ बताइए कि कैसे आप इस फॉर्म में आ गए, क्या कारण रहा। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि मैं शिव का भक्त था
और शिव से बड़ा और किसी को मैं समझता नहीं था। तो एक गुरु मिले मेरे, उन गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, और ज्ञान दिया तो उसमें उन्होंने एक लाइन कहा गुरु जी ने कि शंकर भी राम के भक्त हैं। तो मेरा मन इसको नहीं मान रहा था। मैंने सोचा कि मतलब मेरे गुरु बहुत खास ज्ञानी नहीं है। मैं थोड़ा ऐंठन में आ गया और मैंने अपने गुरु की अवमानना कर दी, अवज्ञा कर दी। ये कन्फेशन है काकभूषुंडी का। तो उसी अवज्ञा के दरमियान वो कहते हैं, इस बात के दरमियान, कि मैं ऐसा हो गया कि मुझे ठीक से याद है कि मैं इतना अहंकारी हो गया था कि मैं जैसे कोई अधम विद्या पा जाए और वो मतलब ऐसे इठलाए, वो गुरुद्रोही बन जाए, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। अधम जाति में विद्या पाए, भयं जथा अहि दूध पिलाए। तो अधम, अब देखें फार्म क्या है उनका, तो कौवे के रूप में है और सामने श्रोता के रूप में गरुड़ बैठा हुआ है। तो गरुड़ अगर पक्षियों में एक बनाए जाए, सोपान बनाए जाए, तो गरुड़ ऊंचे स्तर का पक्षी है और कौवे को लोक चेतना में नीचे स्तर का पक्षी माना गया है। तो अपनी बाबत काकभूषुंडी कह रहे हैं कि मैं जो है अधम जाति में विद्या पाए, अभयं जथा अहि दूध पियाए। मैं कौआ और मैं मतलब इतना ऐंठन में आ गया कि मैं क्या कहूं। तो ये बात वो कह रहे हैं अपनी बाबत। यहां से एक बात तो साफ है कि इस चौपाई को शिक्षा मंत्री ने अधूरे और गलत कॉन्टेक्स्ट के साथ में कोट कर दिया। चौपाई में रामचरितमानस के पात्र काकभूषुंडी और गरुड़ के बीच का संवाद है, ना कि नायक राम के मुख से ऐसा कहलवाया गया। अब आते हैं दूसरी चौपाई जिस पर आपत्ति थोड़ी ज्यादा है, वो भी उत्तरकांड से ही है। चौपाई कुछ इस तरह है। जे बरनाधम तेलि कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, पनारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। इसमें तेली, कुम्हार, कोल, कलवारा आदि जातियों का जिक्र है। अब इसका अर्थ और संदर्भ क्या है, इसे समझने के साथ साथ मानस लिखे जाने और उसके ऐतिहासिक कालखंड को भी हमने आपके लिए जाना जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और हिंदू धर्म के साहित्य के जानकार पुरुषोत्तम अग्रवाल से। अग्रवाल साहब क्या कह रहे हैं, आप वो सुन लीजिए। कि मानस को या किसी भी इस तरह की पुरानी किताब को कैसे पढ़ा जाए। देखिए, मानस के साथ समस्या यह है कि मानस अपने इंटेंट में, अपने अभिप्राय में एक बहुत ही पॉलिमिकल और आइडियोलॉजिकल किताब है। तुलसीदास जी, रामकथा तुलसीदास जी ने नहीं रची है, रामकथा परंपरा से चली आ रही थी और अत्यंत लोकप्रिय कथा थी ये। तो तुलसीदास जी ने उस अत्यंत लोकप्रिय कथा को आधार बनाकर अपनी वैचारिकता को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कथा रची, रामचरितमानस। अब रामचरितमानस में कुछ बहुत रोचक पहलू हैं जिन पर ध्यान जाना चाहिए। जैसे पारंपरिक रामकथा में शंबुक वध का प्रसंग है, तुलसीदास जी ने उसको हटा दिया। सीता वनवास का प्रसंग है, उसको हटा दिया। भरत और राम के संबंध वैसे नहीं है पारंपरिक रामकथा में जैसे तुलसीदास जी ने दिखाए हैं। तुलसीदास जी ने उनको आदर्श भाइयों का संबंध बना दिया। तो तुलसीदास जी जो काम कर रहे थे वो एक आइडियोलॉजिकल तौर पर कर रहे थे, एक वैचारिक टेक्स्ट वो लिख रहे थे। ऐतिहासिक संदर्भ इसका यह है कि तुलसीदास, अगर आप रामचरितमानस का बालकांड पढ़ें, जहां शिव जी से पूछती हैं पार्वती के ये राम अगर परम ब्रह्म है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो जो बहुत तीखा उत्तर पार्वती को देते हैं, अगर आप उसे पढ़ें तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो अटैक निर्गुणपंथी संतों पर है। निर्गुणपंथी संतों का, यानी कबीर और इस तरह के दूसरे लोगों का बहुत प्रभाव उस समय था लोगों में, और उस प्रभाव से जो वर्णाश्रमवादी सोच थी उसको बहुत गहरी चुनौती मिल रही थी। रामचरितमानस की रचना बहुत स्पष्ट रूप से वर्णाश्रमवादी सोच की पुनर्स्थापना के लिए की गई और इसीलिए उसमें वो सब चीजें मिलती हैं जो आज किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को दुखी करेंगी, खास करके अगर उसका संबंध उन तथाकथित शूद्र या निम्न कही जाने वाली जातियों से है तो वो निश्चित रूप से उसको विचलित करेंगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जैसे जो जिन चौपाइयों की चर्चा है, वर्णाधम तेलि कुम्हारा, स्वपच किरात कोल खलवारा, नारे मुई गृह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए होई सन्यासी। तो यहाँ वो कह ही रहे हैं तुलसीदास, और ये कलयुग का वर्णन है। आप इस बात को समझें कि तुलसीदास अप्रत्यक्ष रूप से अपने समय पर टिप्पणियां कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं ये कहानी 17वीं सदी की कह रहा हूं,
लेकिन वो साफ दिखता है कि वो अपने समय पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब उनके समय में इस तरह के जो लोग थे, जो एक तरह से कहिए कि श्रमिक पेशों से जुड़े हुए थे, मध्यवर्ती या निम्न जातियों से संबंधित थे, उसमें भी बहुत सारे लोग सन्यासी हो रहे थे, वैरागी हो रहे थे, साधु बन रहे थे, ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे थे, अपने आत्म की खोज की बातें कर रहे थे, कबीर और दूसरे संतों के प्रभाव में, रैदास आदि के प्रभाव में। तो उनसे चिढ़ करके ये बात कही जा रही है कि ये लोग जिनको सन्यास का अधिकार ही नहीं है, ये सब निम्न जाति के लोग जो हैं आजकल सन्यासी होने के दावे कर रहे हैं। तुलसीदास जी की वो सारी पंक्तियां रामचरितमानस की जो हम लोगों को आज विचलित करती हैं, वो सब इसीलिए हैं क्योंकि वो एक बहुत ही शार्पली आइडियोलॉजिकल और पॉलिमिकल टेक्स्ट है। वैचारिक रूप से वैचारिकता उनकी बड़ी वो है, समस्या मूलक है, साफ बात यह है। तुलसीदास की वैचारिकता आज के अनुकूल बिल्कुल नहीं है, और तुलसीदास एक तरह से निर्गुण भक्ति को अपना प्रतिपक्ष मानते हुए उस पर आक्रमण कर रहे हैं। ये है ऐतिहासिक संदर्भ। आपने गौर किया होगा कि प्रोफेसर अग्रवाल तुलसी के मानस के मंतव्य को बताते हुए उनकी लिखी कुछ लाइंस पर सवाल भी उठाते हैं, मगर साथ साथ उनका मंतव्य भी समझाते चल रहे हैं। प्रोफेसर अग्रवाल एक और बात कहते हैं, वो ये कि मानस के कुछ चौपाइयों पर सवाल हैं, लेकिन पूरी की पूरी रामचरितमानस को खारिज कर दिया जाए ये गलत होगा। वो बाकी धर्मों के उदाहरण के साथ इसे समझाते हैं, आप सुनिए। चाहे वो कबीर हो, चाहे वो नानक हो, ये सब बड़े कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं सबके सब, लेकिन इनमें से कोई भी भारत में केवल कवि की हैसियत नहीं रखता। यानी आप मिसाल के तौर पर ये लीजिए कि इंग्लैंड में शेक्सपियर बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन शेक्सपियर की रचना का पाठ मुकदमा जीतने के लिए कोई नहीं करता। जबकि अगर आप सुंदरकांड का पाठ 3 दिन करवाएं तो सारी समस्याएं हल हो जाती, आपकी बीमारी दूर हो जाती है। और ये केवल सुंदरकांड के बारे में नहीं है, ये कबीर बीजक के बारे में भी है। ग्रंथ साहब को भी केवल साहित्यिक पुस्तक के रूप में कोई नहीं पढ़ता। ग्रंथ साहब को तो हम जानते हैं कि एक देवता की हैसियत से गुरुद्वारों में पधराया जाता है और उनकी अभ्यर्थना और पूजा की जाती है। तो ये पुस्तकें जो हैं केवल साहित्यिक पुस्तक के रूप में नहीं पढ़ी जाती हैं, ये धर्म ग्रंथ के रूप में पढ़ी जाती है। और धर्म ग्रंथ का मतलब यह है कि उससे आप एक नैतिक अनुशासन प्राप्त करते हैं, एक जिसे कहें कि कोड ऑफ कंडक्ट प्राप्त करते हैं। तो भाई अब अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट ये कहे कि शूद्र और स्त्री जो हैं वो पशुओं और ढोल की तरह पिटने के अधिकारी हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक तो है। ये कहा जा सकता है कि ये बात राम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक डरा हुआ समुद्र कह रहा है, जिसको राम ने पहले निवेदन किया लेकिन समुद्र ने हेकड़ी दिखाई। फिर राम को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि बहबिन होए ना प्रीत, तो समुद्र जो है गलती मानते हुए हाजिर हो गए। लेकिन ऐसे बहुत से वाक्य हैं जो स्वयं राम ने कहे, तुलसीदास के राम ने। मिसाल के तौर पर क्या है, वो किसी भी स्थिति में विप्र जो है वो पूज्य है और किसी भी स्थिति में शूद्र वो है पूज्य नहीं है। ये जो चीजें हैं ये समस्या मूलक हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम इनके आधार पर पूरे के पूरे तुलसीदास को या रामचरितमानस को खारिज कर दें या उसके खिलाफ अभियान छेड़ दें। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम चाहे रामचरितमानस को पढ़ रहे हो, चाहे कबीर ग्रंथावली को पढ़ रहे हो, चाहे ऐसी ज्ञानेश्वरी को पढ़ रहे हो, किसी भी पुस्तक को पढ़ रहे हो, हम ये ना भूलें कि इन पुस्तकों और हमारे समय में जो सदियों का फासला है उसे कोई नहीं मिटा सकता। हम अपने विवेक के अनुसार इनको पढ़ें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वरना अगर आप इस तरह खारिज करेंगे तो सारी स्त्रियों को, कबीर को भी खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि कबीर के यहाँ स्त्री विरोधी वक्तव्य बहुत भरमार मिलती है और सब तमाम निर्गुण संतों में मिलते हैं, केवल कबीर में नहीं, तमाम निर्गुण संतों में मिलते हैं। तो क्या हम पूरे का पूरा कबीर इसलिए खारिज कर देंगे? ये ठीक नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ मानते हैं और धर्म ग्रंथ के तौर पर उसको ट्रीट करते हैं तो ये आलोचनाएं होंगी। लेकिन फिर इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ अभिनव, आपसे और अन्य मित्रों से, कि चीजें इतनी जटिल हैं कि इनका एक तात्कालिक राजनीति के लिए इस्तेमाल करना या इनको इशू बनाना घातक हो सकता है। क्योंकि दुनिया का कौन सा धर्म ग्रंथ ऐसा है जिसमें ऐसी बातें ना हो जो आज की दृष्टि से आपत्तिजनक लगती? कुरान में नहीं है क्या ऐसी बातें? बाइबल में नहीं है क्या ऐसी बातें? तो क्या अब हम कुरान और बाइबल को इशू बनाएंगे?
दास प्रथा को जायज ठहराने वाली बातें लगभग दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में। क्या हम दास प्रथा को सही मानते हैं? हम नहीं मानते। तुलसीदास की रामचरितमानस में कई बार जातियों का जिक्र आता है, लेकिन उसी मानस में राम का अन्य जाति के लोगों से जुड़ाव भी आपको देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जिसका जिक्र कथावाचक अखिलेश शांडिल्य ने भी हमसे किया था। मानस से या तो नफरत करते हुए जा रहे हैं, एक तो जो नफरत करते हुए जाएगा वो भी नहीं समझेगा, और एक बिल्कुल अंधभक्ति में जा रहे हैं, वो डिफेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी नहीं समझेंगे। किसी विचारक से आप एक तो आज का विमर्श मांग रहे हैं, है ना, और दूसरे उन चौपाइयों को भी उनके संदर्भों में आप देख नहीं पा रहे हैं, यही दिक्कत हो रही है। और बहुत सी बातें हैं। आप समझें कि प्रोफेसर माता प्रसाद गुप्ता ने सबसे बड़ा शोध किया था, तुलसीदास नाम से उनकी किताब आई, और कोई प्रति तुलसीदास के हाथ की लिखी हुई नहीं मिली है। हमारे वहां कृतियों को संरक्षित रखने का तरीका, छपाखाना भी 200-300 साल बाद आया तुलसी के, तो कोई प्रति बांदा में मिली, कोई काशी नरेश के वहां मिली, कोई प्रति कहीं मिली। अब उसमें जो मूल तुलसी का क्या है और मिला दिया क्या है। आप बनारस में गंगा का पानी निकाल करके और गोमुख पहुंच करके हिमालय से ये नहीं पूछ सकते हैं कैसी गंगा तुमने भेजा, वहां से उसने स्वच्छ भेजा, बीच में तमाम नाले वाले मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जब मेरी राय आप पूछेंगे तो मेरा मानना यह है कि तुलसी का जो किरदार है, तुलसी की रचना का जो मुख्य जो आइडिया है, उसके खिलाफ पड़ती है चौपाइयां। जो तुलसी यह कह रहे हो कि भगतिवंत अति नीचों प्राणी, राम कहते हैं कि कितना भी कोई नीच जमात में माना जाता हो लेकिन उसके अंदर भक्ति है तो मैं उसको अपना लेता हूं, है ना। वो सेबरी को अपना लेते हैं, उसके बेर खाते हैं, वो फिर केवट का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, वो सदा आदिवासियों के बीच में वनवासी बन करके रहे। तो कैसे अचानक से कुछ ऐसे किस्म के वक्तव्य बीच में आ जाते हैं जो बेहद खतरनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ चौपाइयां हैं, लेकिन कुछ चौपाइयों को चुन चुन करके अलग से संदर्भों से काट करके और उनको देखने की कोशिश की जा रही है, ये बात भी ठीक नहीं है। रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों के साथ दिक्कत है, कुछ चौपाइयों को काटकर अलग संदर्भ में देखा भी जा रहा है। अब तक की पूरी बातचीत से यही समझ आ रहा है। अब यहाँ समझने की बात यह भी है कि आप तुलसीदास को एक कवि के तौर पर, भाषा के एक ज्ञाता के तौर पर देखते हैं या फिर किसी देवदूत की तरह से देखते हैं। देखने के नज़रिए पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। किसी भी लेखक की अपने समय के कालखंड से परे जाकर लिखने की अपेक्षा अगर आप करते हैं तो वो बहुत सही नहीं है। आप उस लेखक के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, उस जो आपका टेक्स्ट है उसके साथ न्याय कर रहे हैं, खुद के साथ भी नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर है कि 400-500 साल पहले लिखे किसी भी धर्म ग्रंथ की सारी बातें सही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि रिकॉर्डेड टेक्स्ट है, आदमी की तरह इसमें बदलाव नहीं हो रहा। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तुलसीदास में भी ये बदलाव नजर आता है। जो तुलसी रामचरितमानस में जातियों का जिक्र करते हैं, जीवन के आखिरी समय में जब उनकी जाति पर सवाल उठ जाता है तो वो एक अलग लकीर खींचते हैं। सुनिए प्रोफेसर अग्रवाल से। प्रॉब्लम क्या है कि तुलसीदास के जीवन में एक बहुत रोचक मोड़ ये भी है। हम लोग रामचरितमानस की बहुत बात करते हैं, करनी भी चाहिए, उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, लेकिन उनकी जो वास्तव में एक तरह से आत्मकथा परक रचना है वो है कवितावली, जो उन्होंने अपने जीवन के अंत में रची है। और ये घोर विडंबना है कि जो तुलसीदास रामचरितमानस में वर्णाश्रम के प्रबल समर्थक हैं और जो ये कहते हैं कि पूजिए विप्र गुण ज्ञानहीना, पूजिए न शूद्र सकल गुण प्रवीणा, जब उनसे खुद से उनकी जाति पर सवाल किए जाने लगते हैं, जब लोग उनसे पूछने लगते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, हम कैसे मान लें, तुम तो ब्राह्मण हो ही नहीं। अब कोई कैसे साबित करे कि वो ब्राह्मण है या नहीं है? वंश वृक्ष को कोई लिए घूमता नहीं है। उस जमाने में बर्थ सर्टिफिकेट तो होते नहीं थे, तो बेचारे तुलसीदास काशी में लोगों को कैसे कन्विंस करें कि वो ब्राह्मण है? तब उस चिड़ से जो कविता पैदा होती है वो सच्ची कविता है, और वो कविता ये है, मैं कवितावली का एक छंद पढ़ रहा हूं। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो चुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सू।
भाई मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है, तो मुझे मेरी जाति पूछ पूछ के क्यों परेशान करती है? मुझे किसी से बेटी बेटे का रिश्ता नहीं करना है, तो तुम मुझे अवधूत मान लो, धूर्त मान लो, जुल्हा मान लो, कुछ भी मान लो, राजपूत मान लो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे को, मांग के खैबो मसीत को सोईबो, लेबे को एक ना देवे को दो। मैं तो मांग के खाता हूं, मस्जिद में सो जाता हूं, मुझे ना किसी से कुछ लेना है ना किसी से कुछ देना है। तुलसीदास अपने जीवन के अंतिम दिनों में खुद उसी तकलीफ को झेलते हैं, जिस तकलीफ को वो रामचरितमानस में बिल्कुल नोटिस ही नहीं लेते। जिसका जब खुद पर आती है बात, जब तुलसीदास की खुद की जाति संदिग्ध हो जाती है, तो फिर उनके मन से ऐसी तकलीफ निकलती है, ऐसी वेदनापूर्ण अभिव्यक्ति निकलती है। मानस के तुलसीदास इस वेदना को नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए हम इस बात को अगर देखें, ध्यान रखें, अब जैसे इसमें देखिए अगला ही छंद है, मेरे जाति पात ना चाहो काहू की जाति पाती, मेरे को काम को ना हो कहू के काम। ना तो मैं किसी के काम का हूं, ना कोई मेरे काम का है, ना मेरी कोई जाति है, ना मुझे किसी से कोई जाति पूछनी। लेकिन मानस में तो तुलसीदास हर एक से जाति पूछ रहे थे। एक तरह से जाति से ही सब चीजें निर्धारित हो रही थी। तो एक तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि तुलसीदास जी की कवितावली खुद तुलसीदास की अपनी वैचारिकता से मोहभंग की कविता है। खुद तुलसीदास अपने जीवन के अंतिम समय तक आते आते अपनी वैचारिकता की सीमाएं समझने लगे थे। आज उस वैचारिकता को सैकड़ों साल बाद जायज ठहराना या डिफेंड करना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन दूसरी ओर जो विवाद खड़ा हुआ है, उसके प्रसंग में एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि रामचरितमानस की हैसियत एक धर्म ग्रंथ की बन चुकी है। इस पर इस तरह की तत्काल जोशीली टिप्पणियां कर देने से आप खुद एक उलझन में फंसते हैं, एक सेकुलर पॉलिटिक्स उलझन में फंसती है। क्योंकि फिर जो जिस पॉलिटिक्स को आप टारगेट कर रहे हैं, यानी हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स, उसकी ओर से फिर ये सवाल आएगा, तो आप क्या जवाब देंगे मैं नहीं जानता। कि अगर ऐसा ही है और आप तुलसीदास की या रामचरितमानस की, जिसे हम धर्म ग्रंथ मानते हैं, उसकी आप आलोचना करते हैं, तो फिर आप कुरान के बारे में क्या कहेंगे, आप बाइबल के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये समस्या तो है, हर धर्म ग्रंथ में ऐसी चीजें हैं जो आज की लोकतांत्रिक सोच के अनुकूल नहीं पड़ती। अब आते हैं इस स्टोरी के दूसरे पक्ष पर कि मानस की समीक्षा, आलोचना, विरोध, समर्थन में महागठबंधन की सेहत पर सवाल क्यों उठने लगे। तो हुआ यह कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान सामने आने के बाद भाजपा तो पूरी ताकत से बिहार सरकार को घेरने लगी। पार्टी रामायण पाठ भी करवा रही है सूबे में। नीतीश कुमार क्योंकि सीएम है तो उनसे पूछा जाने लगा कि वो अपने कैबिनेट मंत्री पर क्या कार्रवाई करेंगे। इस तरह जनता दल यूनाइटेड के लिए स्थिति थोड़ी असहज करने वाली हो गई, क्योंकि अव्वल तो ये विवाद उनका शुरू किया हुआ नहीं है, फिर वो गठबंधन में जूनियर पार्टनर तो हैं ही। तो जदयू ने चंद्रशेखर के बयान का न समर्थन किया न पूरी ताकत से विरोध ही। उधर तेजस्वी ने कह दिया कि विवाद के पीछे तो भाजपा की कथित साजिश है। तो हो यह रहा था कि सवाल जदयू से हो रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री उस पार्टी से है, लेकिन वो कुछ करने की स्थिति में नजर आ नहीं रही थी। फिर सुधाकर सिंह प्रकरण हो गया, जिसकी चर्चा से हमने इस शो की शुरुआत की। नीतीश कुमार के विरोध के बाद सुधाकर को बिहार कैबिनेट से तो बाहर किया गया, लेकिन वो शांत नहीं हो पाए। तो हमने बिहार में इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार संतोष सिंह से बात की। आपने किताबें भी लिखी हैं। हमने इनसे ये समझा कि क्या बिहार में सब कुछ ठीक है महागठबंधन में। अब देखिए क्या हो रहा है ना कि महागठबंधन में अब ट्रिगर क्या था कि अब सुधाकर सिंह कृषि मंत्री के स्टेटमेंट के बाद से जो नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, तो उसके बाद थोड़ी सी खटास आ गई थी और उस पर जेडीयू से दबाव था कि इस पर एक्शन लिया जाए। तो उस चीज को थोड़ा सा उसके पहले वो डाई डाउन हो, ये मुद्दा चंद्रशेखर जी ने बोल दिया और एजुकेशन मिनिस्टर ने। और एक कन्वोकेशन फंक्शन में ऐसा क्यों बोला, वो भी अपने आप में एक तरह से कहिए कि रहस्य का विषय है। वो समझ में नहीं आता है उसका प्रोवोकेशन क्या था, अलग बात है। तो उस पर भी जदयू ने दबाव बनाया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसमें आरजेडी का दो लाइन था कि हम इस तरह से जो हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, तो उसको हम कैसे काउंटर करें। तो उसके लिए एक तरह से इस पॉलिटिक्स को, कास्ट पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को, और इस ग्रंथ में जो एक कास्ट पर नारियों को लेकर के जो भी बात कही गई है, उस लाइन को लेकर के थोड़ा सा वो सूट कर रहा था पार्टी लाइन को, जिसमें कि आपने देखा कि किस प्रकार शिवानंद तिवारी और जगदानंद सिंह
ने अलग अलग राय रखी और कैसे लोहिया का एग्जाम्पल दिया कि रामचरितमानस या रामायण में मोती भी हैं और कूड़े कचरे भी हैं, तो हमको ऐसा कूड़े कचरे के फेर में मोती नहीं, हम उसको बुहार दें, तो एक देहाती भाषा में बोलते हैं। तो ये सब चला, फिर बाद में तेजस्वी ने इस चीज को डिसऑन किया। तो अब दूसरा जो खंड है आपका कि इससे महागठबंधन, नहीं, मुझे लगता है कि सिग्नलिंग का स्टेज है बीजेपी के इस तरफ से, क्यों बीजेपी को लगता है कि ये एक ऐसा नीतीश कुमार के साथ ही हमारा गठबंधन था जो 30 से अधिक सीटें एक स्टेट में हमारा इस श्योर था। आप देख लीजिए रीडिंग कि 14 को अगर छोड़ दें, 14 में 31 जीते थे, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसमें नीतीश जी लालू जी अलग अलग लड़े थे, त्रिकोणीय संघर्ष था इसलिए आया। उसके पहले 32, 36, 39 इस तरह की रीडिंग है। एक ऐसा स्टेट है जहां उनको एक एश्योर्ड इतनी सीटें आ रही थी, वो 303 तो हर एक बार आएगा नहीं, 2024 कुछ अलग गेम हो सकता है। तो बीजेपी ने ये उम्मीद नहीं छोड़ी है उनको, वो एक तरह से ये भी बता रहे हैं उनको कि आप राजद में आपकी पॉलिटिकल लॉन्जिविटी कितना है, आप खुद ही कह रहे हैं कि 24 के बाद 25 में ये नेतृत्व कर देंगे, इसका मतलब है आपकी पार्टी, आपकी पॉलिटिक्स फिनिश हो जाएगी, हमारे यहाँ आइएगा तो आप 25 के बियॉन्ड भी आप केंद्र में आ सकते हैं और मंत्री बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, आपकी पॉलिटिकल लॉन्जिविटी हो गई। ये स्थिति तो पहले भी थी, लेकिन इसमें बीच में क्या हो गया कि निकल गए, तो हो सकता है पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर बढ़ गई इनकी, ये हो सकती है इनकी, अचानक जो कोई निकल जाता है ग्रुप से तो उसका महत्व ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आने लगता है। तो अभी मुझे जो मैंने एक्सप्लोर किया कल इस बात को, जो थोड़ा बहुत मैंने भी लिखा, तो अभी जेडीयू की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि कोई बैकडोर चैनल भी अभी ओपन नहीं हुआ है। आप ये सिर्फ सिग्नल, बीजेपी की तरह से सिग्नलिंग स्टेज में है, वो जानना चाहते हैं, मूड भांपना चाहते हैं, और उसके कारण से तेजस्वी पर दबाव आता है, जो जेडीयू को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सूट भी करता है कि जितना दबाव में हमारा सीनियर अलायंस पार्टनर रहेगा नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स के लिए उतनी अच्छी रहेगी। तो ये अपना माइंड गेम चल रहा है हमको लगता है सब तरफ से। आरजेडी की ओर से जो बातें उठाई गई हैं, क्या वो एक नया राजनीतिक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं जो किसी दूसरे राजनीतिक नैरेटिव के बरक्स है? सुनिए। आरजेडी अब क्या चाह रही है, इवन फॉर दैट मैटर सोशलिस्ट ग्रुप, जेडीयू खुलकर सामने नहीं आने चाहेगी। आप जब देखें, अगर ब्रॉडली आप देखेंगे कि इनका डिफरेंस क्या था एनडीए के साथ, डिफरेंस था 370 आर्टिकल डिफरेंस था, राम टेबल डिफरेंस था, यूनिफॉर्म सिविल कोड डिफरेंस था, एक कोर्ट से सेटल हो गया, 370 आपने एब्रोगेट कर दिया, और ये जो आया ट्रिपल तलाक पर जो आया, जो भी नॉर्म्स चेंज हुए, तो उसके कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी पार्टली डाइल्यूट हो गया। तो ये मुद्दा विहीन है। हाँ, तेजस्वी जी 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने अपने पिता का नारा रिपीट नहीं किया, उन्होंने इकोनॉमिक जस्टिस और 10 लाख जॉब का, जो कि काफी हिट भी हुआ और करीब सत्ता के करीब ले गया। लेकिन अब इनको कहीं अंदेशा हो रहा है कि अगर फिर से बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है, वो राम टेम्पल बन के तैयार हो जाएगा, उसकी पॉलिटिक्स करती है, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के कुछ कुछ वो सब शुरू हो रहा है, तो इनको लगता है कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए जो हमारा कोर पॉलिटिक्स हुआ करता था वो कास्ट के लाइन के हिसाब से। तो वहीं कहीं ना कहीं वो स्कोप दिखते हैं कि कास्ट सेंसस जो भी हो रहा है बिहार में, कास्ट सर्वे बोलिए उसको, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उससे कोटा पॉलिटिक्स खेलने की इनको फिर से मौका मिलेगा, तब तक इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो एक काउंटर तैयार करने की जेडीयू करे न करे, आरजेडी जरूर इस रूप से एक दो धड़ा इसीलिए अलग हो रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि चंद्रशेखर के स्टेटमेंट को फुली डिसऑन किसी ने नहीं किया। क्या आरजेडी बड़ी पार्टी होकर सत्ता में अपने दखल को लेकर कुछ नाखुश चल रही है? इन अटकलों का सत्य क्या है, अब आप ये जानिए। थोड़ा सा देखिए, आरजेडी डिस्कम्फर्ट में है, लेकिन आरजेडी इस उहापोह की स्थिति में है कि आरजेडी को लगता है कि जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार थे तो इनका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा था, वेदर इट इज विधानसभा और लोकसभा। तो वो ये अगर उनको लगता है कि मान लीजिए अगर कपोल कल्पित बात है कि अगर नीतीश कुमार सत्ता दे देते हैं तो 24 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? अगर उनके तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो सोशल पोलराइजेशन भी उसी हिसाब से होगा। अगर उसका घाटा हो गया तो कहीं ना कहीं आरजेडी में एक धड़ा है जो देख रहा है कि 24 तक नीतीश कुमार शुड कंटिन्यू, ताकि हम देख सकें कि भाई इस अलायंस के साथ हमारा कन्वर्जन रेट क्या है। हालांकि नीतीश कुमार ने ये प्रीमेच्योर अलायंस कर करके ये नेतृत्व करेंगे, कुछ आरजेडी के लिए अच्छा नहीं किया है, क्योंकि एक तरह से पोलराइजेशन शुरू, नीतीश कुमार की जो कोर कंस्टिट्यूएंसी है वो थोड़ा बहुत भागना, उसने दरकना शुरू कर दिया है। उनको लगता है कि हमारा नेता शीर्ष पर रहेगा नहीं तो क्यों इस कॉम्बिनेशन के साथ वो बट जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि लॉक स्टॉक एंड बैरल बीजेपी की तरफ जा रहे हैं,
लेकिन वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो उस दिशा में छटपटाहट है, सत्ता पाने की छटपटाहट है। असर्ट नहीं कर पा रहे हैं सर्टन मामलों में, IAS IPS के ट्रांसफर्स होते हैं, उस सब मुद्दों में पूरी तरह से जो असर्ट करते हैं वो असर्ट नहीं कर पा रहे हैं, डिस्कम्फर्ट है। लेकिन चूंकि उनके पास सत्ता है, उनको लगता है सत्ता के बाद ही आगे की सत्ता का रास्ता खुलेगा, इसीलिए वो चुप हैं। और आप देखें सुधाकर जी के मुद्दे पर भी तेजस्वी बोले कि हम देखेंगे, बात करेंगे, और वो सारे मुद्दे को वो एग्रेसिवली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इस अलायंस में एग्रेसिव जेडीयू ही है। अभी वो पीछे बैठ करके 2 स्टेप बैक करके वो उसमें देख रहा है, अपने समय का इंतजार कर रहा है आरजेडी। तो ये था आज का दिल ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ हम लेते हैं विदा। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।